करेंगे जो यूपी बेस्ड आपका इन्वायरमेंटल क्वेश्चन आपको आते हैं उनको लेकर। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूपी में क्वेश्चन आपको आता नहीं है, सिवाय ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो कि जैसे कि कुछ प्रमुख आपके वन्यजीव विहार हो गए, पक्षी विहार हो गए, वन स्थिति रिपोर्ट्स हो गई, और इसके अलावा आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, या फिर आपके कुछ पर्यटन स्थल हो गए। इससे रिलेटेड आपको इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है यूपी बेस्ड इन्वायरमेंटल क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। जो सीमित चीज़ें हैं बस उसे यहाँ पर हमें अच्छे से स्टडी कर लेनी है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर एक दो क्वेश्चन आपको बाकी करंट का जो टॉपिक है उसे ज़रूर देखते रहिएगा, करंट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको जितना भी टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, जो चीज़ें रह गई हैं एनवायरमेंटल बेस्ड इशू से, वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक एक करके इस टॉपिक्स को देखते हैं क्या क्या है विशेष जो आपको एनवायरमेंट के अंतर्गत यूपी बेस्ड पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और उससे संबंधित सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो प्रथम वन नीति है वो ध्यान रखिएगा 1952 में बनाई गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में बनी। उसके बाद द्वितीय वन नीति इनके द्वारा 1988 में बनाई जाती है। इसके अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं। तो ये जो निर्धारित किया गया है कि किसी भी भूखंड का 33.33% आपका वन भूमि होनी चाहिए, वो किस नीति के तहत, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1988 के तहत इसे निर्धारित किया गया। अब इसी के तहत क्या हुआ कि सरकार के द्वारा आगे कई सारी पॉलिसीज बनाई गई और वनारोपण और वृक्षारोपण जैसी प्रक्रियाओं को तीव्र किया गया। जैसे आप इसी क्रम में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में राज्य वन नीति लागू की जाती है और राज्य सरकार के द्वारा भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000 को 2001 में लागू किया गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जीवों के विकास, उनके संरक्षण, आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे सभी प्रकार के कार्यों को किया गया। आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम किए गए उनमें कई सारे संरक्षण परियोजनाएं, वन पक्षी वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान और इस तरह के अन्य संरक्षण स्थल खोले गए, जहां पे काफी सारे जीवों को संरक्षित किया जाता है, उनके लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है कि कई प्रकार के तथ्य आते हैं, कई प्रकार के शब्द आते हैं जो कि पर्यावरण में आपको जानने चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक आता है जो हम बात करते हैं कि वनावरण किया जा रहा है, वृक्षावरण किया जा रहा है, वृक्षारोपण होता है। इस तरह के जो वनावरण या वृक्षावरण जैसी परिभाषाएं हैं उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल वन क्षेत्र एवं वनावरण के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी राज्य का वनों का क्षेत्रफल और वन क्षेत्र एवं वनावरण के आधार पर व्यक्त किया जाएगा कि यहाँ पर वन भूमि 33.33% के जो डेटा है वो हम इस आधार पर लेते हैं। इसमें जो वनावरण का आशय है उसका मतलब होता है कि उपग्रहों के द्वारा चित्रित वह भूभाग जो वास्तविक रूप से आपका वनाच्छादित होगा। ठीक है, वनावरण की जो जानकारी हमें कैसे मिलती है, उपग्रहों के माध्यम से लिए गए चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि वहां पर पर्टिकुलर जो भूमि है उसमें वनाच्छादित भूमि है या नहीं है। अगर वनाच्छादित है तो हम उसे कहेंगे वन आवरण, और नहीं है तो फिर आपको उसे हम उसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त वन भूमि के रूप में अभिलिखित भू क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में भी निरूपित किया जाता है, चाहे उसमें वन हो या ना हो। तो एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वनावरण की परिभाषा अलग है और किसी क्षेत्र को वन भूमि कहा जाएगा अगर वहां पे वन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि क्या राज्य सरकार के द्वारा पर्टिकुलर किसी भी भूमि को वन भूमि घोषित किया जा चुका है या नहीं। अगर वन भूमि घोषित है तो वहां पर आपका वन भूमि चाहे वन हो या नहीं है, निर्जन कुछ भी है, उसे हम वन भूमि ही मानेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वन निगम की जो स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा 25 नवंबर 1974 को की गई। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि बेसिक फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा जैसे कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न आपको एनवायरमेंटल बेस्ड बनेंगे वो होंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे ज्यादा जिले जहां पे वनावरण है, वृक्षावरण है, सबसे कम कहां पे है प्रतिशत के हिसाब से, इस तरह से आपकी जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो यहां पर हम आइए पढ़ते हैं कि भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर क्या डेटा दिया गया है।
सबसे पहले ध्यान से इसको सुनिएगा, यूपी से रिलेटेड अगर आपको वन स्थिति रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2019 में प्रस्तुत इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र है आपका 16,582 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित जो वन अभी तक बताया गया है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 16,582 वर्ग किलोमीटर है, और इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 6.88% है। देखिए यहां पर हमें 33.33% होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना है, सिर्फ 6.88%, काफी कम है यहां पर। दूसरा, वैधानिक स्थिति के अनुसार इसमें आरक्षित जो वन है, आरक्षित वनों की जो स्थिति है वो 72.9%। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर आपको जानना है तो 12,070 वर्ग किलोमीटर के एरिया आपका कैसा है, आरक्षित वन के अंतर्गत है। संरक्षित वन के अंतर्गत 6.98% करीब 11,057 किलो वर्ग मीटर है, और अवर्गीकृत वन जो होता है वह 20.23% अर्थात कि 3,355 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का कुल जो वनावरण है वो करीब 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 6.15% है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, कुल वनावरण कितना है, कुल संरक्षित वन कितने हैं, कुल आपके आरक्षित वन कितने हैं, अवर्गीकृत वन कितने हैं। परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आपका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। दोनों ही हिसाब से आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो वन के प्रकार आते हैं, वनों को जब हम बढ़ते हैं वर्गीकृत करते हैं तो इसके 3 श्रेणियां हैं। एक अति सघन वन, दूसरा मध्यम सघन वन, और तीसरा कम सघन वन। ठीक है, तो यहां पर यूपी में जो अति सघन वन है वो 2,616.43 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का आप 1.09% है। मध्यम सघन वन जो है 4,080.04 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, और खुले वन जो है 8,109.18 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल करीब 3.37% है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यूपी में आपको अति सघन वन की स्थिति या संख्या या क्षेत्रफल जो होता है वो सबसे कम है। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हम तुलना करते हैं, देखिए जो वन स्थिति रिपोर्ट है, एक चीज यानी कि इसके हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, 2017 में, उससे पहले आई थी 2019 में आई है, अभी 2021 की रिपोर्ट हो सकता है आपको 2022 तक आ जाए। फिलहाल आपके एग्जाम से पहले नहीं आने वाली है, तो यहां पर आपको 2019 का डेटा इसीलिए पढ़ना है। अब तुलनात्मक तौर पे कई बार रिपोर्ट जो होती है पिछली रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पिछली रिपोर्ट के मुकाबले इस रिपोर्ट में कितनी % वृद्धि या कमी आई है। तो इसी से रिलेटेड एक डेटा यहां पे दिया हुआ है कि ISFR 2017 की आंकड़ों की तुलना में राज्य वनावरण में करीब 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.05% यानी कि 7,342 वर्ग किलोमीटर में है। तो यहां पर आपको 2017 के मुकाबले यूपी के वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है, थोड़ी बहुत ही देखी गई है लेकिन वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 586.52 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का करीब आपका 0.24% यहां पर है। तो झाड़ियां हैं, वन हैं, घने वन हैं और खुले वन हैं इत्यादि के रिलेटेड हमने यहाँ पे डेटा देख लिया। अब एक क्वेश्चन ये तो हो गया, चलो इस तरीके का प्रश्न एक तरीके का बनता है। दूसरे टाइप्स का जो क्वेश्चन आपको बनेगा, वनों को लेकर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, न्यूनतम शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं जहां पे आपको वन नहीं पाए जाते हैं, या वनावरण की स्थिति है, या क्षेत्रफल के हिसाब से, या परसेंटेज के हिसाब से। तो उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले आपके यूपी के 5 जिले कौन से हैं जहां पे सर्वाधिक मात्रा प्रतिशत के हिसाब, उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से आपके वन हैं। तो सोनभद्र है पहला स्थान जिसका 36.79% वन क्षेत्र है, चंदौली का 22.25%, पीलीभीत का 18.64%, मिर्जापुर में 18.25% और चित्रकूट में 18.23% आपको वन क्षेत्र है। तो ये आपका शीर्ष 5 वन क्षेत्र वाले यूपी के परसेंटेज लिहाज से आपके जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। शीर्ष देखा है तो न्यूनतम भी आपको पता होना चाहिए।
तो न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं यूपी के, उसमें पहला स्थान है आपका संत रविदास नगर यानी भदोही, जो 0.31% है यहाँ पे वन। मैनपुरी में 0.49%, देवरिया में 0.60%, बदायूं में 0.62% और मऊ में 0.64%। तो यहाँ पर न्यूनतम जो वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं उसमें आपका संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ है। ये तो हो गया परसेंटेज लिहाज से आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न। लेकिन कई बार परसेंटेज के लिहाज से ना पूछ करके वो पूछते हैं कि वन क्षेत्रफल के लिहाज से आपके कौन से जिले, अधिकतम कौन से जिले में आपको वन पाए जाते हैं और सबसे कम कहां पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जो 5 जिले हैं। इसमें पहला है सोनभद्र है, 2540.29 वर्ग किलोमीटर का एरिया यहां पर वन क्षेत्र है। दूसरा है लखीमपुर खीरी जिसमें आपको 1273.06 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर में 803.73 वर्ग किलोमीटर, पीलीभीत में 627.11 वर्ग किलोमीटर और चित्रकूट में 586.40 वर्ग किलोमीटर का एरिया वन क्षेत्रफल है। अधिकतम के बाद दूसरा न्यूनतम भी एक बार देख लेते हैं। न्यूनतम में है भदोही जहां पर सिर्फ 3.12 वर्ग किलोमीटर का एरिया वन है। मऊ में 11 वर्ग किलोमीटर, मैनपुरी में 13.64 वर्ग किलोमीटर, संत कबीर नगर में 14 वर्ग किलोमीटर और देवरिया में 15.21 वर्ग किलोमीटर का एरिया आपका वन क्षेत्र है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए और ये मैंने आपको बता दिया परसेंटेज के लिहाज से, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वन क्षेत्रफल के लिहाज से आपके शीर्ष और न्यूनतम 5 जिले वाले। अब और कुछ चीजें हैं जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि यहाँ पे आपको डेटा पता है कि प्रदेश में सर्वाधिक जो अति सघन वन क्षेत्र हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वन कैसे हैं, अति सघन वन है, मध्यम सघन वन है, खुले वन है। तो यूपी में कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में आपको अति सघन वन मिलते हैं? तो यूपी का जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है, जहां पर 804.19 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो सर्वाधिक आपको अति सघन वन के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकतम मध्यम सघन वन क्षेत्र जो है 967 वर्ग किलोमीटर एवं खुला वन जो होता है 1443.29 वर्ग किलोमीटर का एरिया आपको सोनभद्र में आता है। तो सर्वाधिक मात्रा में आपको खुले वन जो होंगे और साथ ही मध्यम सघन वन वो सोनभद्र में मिलते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में अति सघन वन जो मिलते हैं वो आपको लखीमपुर खीरी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो होते हैं तराई और भाबर के क्षेत्रों में आपको मिलते हैं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट। जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में हमें जितना भी डेटा हमें पता होना चाहिए जो कि प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैंने बढ़ा दिया। अब यहां पर एक और चीज, उत्तर प्रदेश में वन किस प्रकार के पाए जाते हैं और इन वनों के लाभ क्या हैं। लाभ का मतलब होता है आर्थिक लाभ। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपके किसी प्रकार के औषधि रिलेटेड की ये जो औषधि है वो कहां से पाई जाती है, किस पेड़ से पाई जाती है, ठीक है, या पर्टिकुलर औद्योगिक रूप से कौन से पेड़ आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर कुछ आर्थिक प्रश्न भी आपको यहां पर यूपी के वनों से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए इसमें देखते हैं वनों के प्रकार, अर्थात यूपी में कौन कौन से वन या किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। एरिया कहां पाए जाते हैं ये वन? तो तराई एवं भाबर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनों की जो स्थिति है वो आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन हैं जो कि अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रमुख जो वृक्ष हैं जो आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसमें साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेक इत्यादि प्रकार के वृक्ष हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा जो वन का प्रकार यूपी में पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी मैदान में पाए जाते हैं, जिसमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर जैसे आपके वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथ ही यहीं पर आपको झाड़ियां और घासें भी आपको इस वन क्षेत्र में अर्थात शुष्क आर्द्र पर्णपाती शुष्क पर्णपाती वनों में झाड़ियां और घासें भी पाई जाती हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल और इमली के वृक्ष आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। तीसरे प्रकार का जो यूपी में वन पाया जाता है उसे वो है आपका उत्तर प्रदेश के कटीली झाड़ियां, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन भी देखने को मिलते हैं। इसमें अकेसिया,
कटीले लेगुमेस, यूफोर्बियस, फुलाई, कथा, घामन और नीम के वृक्ष आपको बहुतायत मात्रा में बबूल इत्यादि के उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के तो वृक्ष हो गए, 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। एक है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा है दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली झाड़ियां इत्यादि संबंधी वृक्ष। अब यहां पर वनों के प्रकार जो हैं, इनके लाभ क्या हैं, किस किस रूप से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे चीड़ का वृक्ष है, चीड़ का जो वृक्ष है वो आपको बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति जो होती है वो चीड़ के वृक्ष से होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, खैर वृक्ष से हमें प्राप्त होता है कत्था। बेंस और बांस का उपयोग हम करते हैं कागज उद्योग में, कागज बनाने के लिए एक कच्चे माल के रूप में। इसी तरह तेंदू के वृक्ष के पत्तों का जो प्रयोग होता है वो बीड़ी उद्योग में किया जाता है। रेलवे लाइन में स्लीपर्स और वहां पर साथ ही आपकी इमारती जो लकड़ी है वो आपको साल, चीड़, देवदार, सागौन इत्यादि के वृक्षों से प्राप्त किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 1000 प्रकार के वृक्ष हैं जो कि आपको लकड़ियों की प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही 200 प्रकार की आपकी घासें जो होती हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाई जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है उसमें रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, वायोला सर्पेंस, पोडोफाइपिलियम, हेक्साड्रम तथा एफेक्टा गेरार्डियन नामक औषधियां भी इस क्षेत्र में मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में ढाक, सागौन, महुआ, अलाई, चिरौंजी तथा तेंदू के वृक्ष आपको ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो वन के प्रकार, कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं और ये जो वन के प्रकार हैं यूपी के किस एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा, वनों के लाभ, कौन से वृक्ष से किस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। देखिए यहां पे एक सुमेलित करने का प्रश्न बनता है जिसमें एक तरफ आपको वृक्ष के नाम दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको दे दिया जाता है उस वृक्ष से प्राप्त होने वाली चीज, ठीक है। तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है एक तरफ आपको चीड़ हो गया, खैर हो गया, तेंदू हो गया, इस तरह के आपके वृक्षों के नाम दे दी जाए और दूसरी तरफ उनका किस तरीके से उपयोग होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया वनों के प्रकार। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं जो एनवायरमेंटल बेस्ड हैं। सबसे पहला है प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना जो प्रारंभ की गई वो 1979 में शुरू की गई। सोनभद्र में बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा है, बेलहत्थी गांव, जो कि आपका सोनभद्र में पड़ता है। तीसरा, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम जो होता है 22 चयनित जनपदों में 2005 और 6 से प्रारंभ किया गया। इसी तरीके से वृक्षारोपण विस्तार योजना प्रदेश के चयनित 48 जिलों में 2007-8 में चलाई गई। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में 2007-8 से यहां पे प्रारंभ की गई। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में वृक्षारोपण एवं वन जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। तो ध्यान रखिएगा, वृक्ष बंधु जो पुरस्कार योजना है किसके लिए है, वृक्षारोपण और वन जीव संरक्षण के लिए। इसके अतिरिक्त जो राज्य का जैव विविधता बोर्ड है, राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि को 2007-8 में गठित किया गया और जिसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और केंद्र सरकार के साथ इस क्षेत्र में सहयोग करना। एक स्कीम चलाई गई, इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम। इसके तहत वनों को अग्नि एवं चोरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य की भागीदारी के तहत विकसित किया गया। वन सुरक्षा योजना सरकार के द्वारा चलाई गई जिसमें वनों के अवैध कटान, वन क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने हेतु 27 जिलों को यहां पर संचालित किया जा रहा है इस योजना को, जहां पर यह सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना भी यहां पर आपको चलाई गई। वृक्ष मित्र और वृक्ष प्रतिपालक योजना का जो उद्देश्य था कि गांव और शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है, लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वृक्षारोपण करने को यहां पर प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त समग्र वन विकास योजना में औद्योगिक एवं प्लाईवुड वृक्षारोपण, ईंधन वृक्षारोपण, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, बीहड़ों का वनीकरण, रामगंगा घाटी वृक्षारोपण जैसी योजनाओं को संचालित किया गया। आगे चल के उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं। ये तो प्रमुख योजनाएं हैं।
कुछ संस्थाएं गठित की गई, जैसे कि एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, स्थापना 1988 में कानपुर में हुई, और उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन जो होता 1952 से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में राज्य की संपत्ति घोषित 1935 से यहां पर। साथ ही जो कुछ यहां पर अब जो डेटा यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्नों में आपको पूछा गया है। जैसे कि प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जुलाई को यहां पर वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वन सेवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कहां कराया जाता है? तो ये आपका भारतीय वन महाविद्यालय देहरादून में किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2007-8 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन का संचालन किया गया ताकि यहां पे सघन वनों का विस्तार किया जा सके। उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित किए गए, जहां पर पौधों को तैयार किया जाता है वृक्षारोपण के लिए। इसके अतिरिक्त 7 नवंबर 2013 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान को प्रारंभ किया गया और उन्नाव वन प्रभाग को 22, 42, 125 मतलब कहने का मतलब कि 2019 में 19-20 में और 20-21 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किए गए, जहां पे 25 करोड़ पेड़ का यहां पर आपको वृक्षारोपण एक दिन में किया गया है। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया गया। इसी तरीके से वन आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योगों कौन कौन से हैं और कहां कहां पे स्थापित हैं जो कि वनों पर आधारित हैं। सबसे पहला उद्योग है इसमें बेंत, फर्नीचर, कला, माचिस और प्लाईवुड जैसे जो उद्योग हैं आपको बरेली, नजीबाबाद और जौलपुर में यहां पर देखने को मिलेगा। कागज का प्रमुख उद्योग आपको सहारनपुर में स्थित है। बीड़ी, चीनी और मिट्टी खिलौने जो हैं मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली में हैं। लकड़ी के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो सोनभद्र और आपका वाराणसी में, जबकि जो खेल का सामान है लकड़ी से रिलेटेड वो आपको मेरठ में मिल जाएंगे। तो ये जो प्रमुख उद्योग हैं जो कि वन आधारित हैं या लकड़ी बेस्ड हैं वो आपको यहां पर इन जिलों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया वनों से रिलेटेड सारी जानकारी। तो वनों की स्थिति रिपोर्ट देख ली, वन के प्रकार देख लिए, वनों के लाभ देख लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं देख ली हमने, और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग जो वन आधारित हैं वो देख लिए। अब अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके वन्य जीव एवं पक्षी विहार। इससे रिलेटेड भी डेटा आपको काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो वहां पर हम देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तो आपको सारे पक्षी विहार हैं, वन्य जीव विहार हैं। रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो यूपी के सम्मिलित किए गए हैं, और उत्तर प्रदेश के पर्यटन की नीति से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं वो हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अन्य जो चीजें रह जाती हैं, कुछ अन्य बेस जो चीजें जो फैक्ट आपको रह जाता है उसे भी यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले देश का प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई। इसके प्रमुख कार्यों में प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा, आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति के सघन वन्यजीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, पक्षी विहारों का विकास करना था। आगे चलकर देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था के रूप में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष यहां पे प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया तथा वन तथा वन्य प्राणी विषय किस सूची में सम्मिलित है? ध्यान रखिएगा, वन एवं वन्य प्राणी विषय जो होती है वो आपको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि इस विषय को वन एवं वन्य प्राणी को आपको समवर्ती सूची में डाला गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार की फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक 2018 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा है, 11 वन्यजीव विहार है, 14 आपके पक्षी विहार हैं और 3 आपके टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, डेटा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव विहार हैं, 14 आपके पक्षी विहार हैं और 3 आपके टाइगर रिजर्व हैं। आगे चल के इसमें इंक्रीज हो चुके हैं। अब यहां पर देखिए जो ऐसे 3 जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें एक दुधवा है, जिसे आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको पता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस, या जिसे हम क्रॉन्च
भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अगर हम देखें तो मछली बनी हुई है, साथ ही वहां पे तीर और धनुष की आकृति है। साथ ही राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में यहाँ पे गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है, जो कि देखा जाए तो गंगा नदी में पाई जाती है, जो कि प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गई या मिर्जापुर इत्यादि के क्षेत्रों में, जिसे हम गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुइस या सूस कहते हैं, जिनकी कुल संख्या वर्तमान समय में करीब 1275 है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जो हाथी हैं वो तराई एवं गिरिपाद के शिवालिक के गिरिपादों में पाए जाते हैं। हाथी की गणना 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 352 हाथी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2009 में की गई, जिसके अंतर्गत 744 वर्ग किलोमीटर के एरिया को संरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जो चिंकारा हैं वो विंध्य के जंगल में पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश तेंदुओं की जो संख्या है वो करीब 194 है। यहां पर उत्तर प्रदेश में गैंडा भी पाए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गैंडा जो होते हैं आपको उसके तराई क्षेत्रों में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुकरेल वन को, जो कि 1984-85 में से लुप्त प्रजातियों के हेतु एक प्रजनन केंद्र के रूप में यहां पर स्थापित किया गया। भूरा रीछ यानी कि भालू तथा कस्तूरी हिरन उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्रों करीब आपको देखने को मिलते हैं कई बार। साथ ही प्रदेश का सबसे पुराना आपको वन्यजीव विहार है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो 1957 में चंदौली जिले में स्थापित किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में अवस्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब आपको 490 वर्ग किलोमीटर है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1987-88 में बाघ परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया। इसमें किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को इससे संबद्ध करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा जो होती है मोहन नदी, जबकि दक्षिणी सीमा जो होती है सुहेली नदी के द्वारा निर्धारित होती है। इसका विस्तार लखीमपुर खीरी के साथ साथ बहराइच जिले तक है। 9 जून 2014 को पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, जो कि दूसरा इसका था। और इसके अलावा तीसरा जो होता है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंडिया की अर्थात की केंद्र सरकार के द्वारा जो सूची जारी की जाती है बाघ अभ्यारण्यों की, उसमें अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि अमनगढ़ जो है वो एक जिम कॉर्बेट जो है उसका एक बफर जोन है, और बफर जोन को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिलता है, बल्कि वहां पर उसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जहां पर आप किसी भी प्रकार के प्रबंधित रूप से कुछ अन्य कार्य भी वहां पे कर सकते हैं। और इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं। इसलिए यदि यूपी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे अमनगढ़ को आप सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन केंद्र के स्तर पर इसे आप सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बफर जोन जो होता है एक गैर वन भूमि का मिश्रित भाग है, जिसका प्रबंध जो होता है बहु उपयोग के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों की। तो उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों की देखभाल जो होती है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। पहला कानपुर चिड़ियाघर प्राणी उद्यान, दूसरा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, और तीसरा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, जो कि सबसे नया है, अभी हाल ही में से घोषित किया गया 2020 में। इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क भी विकसित किया गया, जिसका नाम है इटावा सफारी पार्क। इसमें शेर, हिरन, एलिफेंट, भालू, तेंदुआ सफारी भी यहां पर सम्मिलित किए गए हैं, जिसका मुख्य रूप से पर्यटन के विकास के रूप में प्रयोग किया जाता है। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर के मध्य यहां पे मनाया जाता है। प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन करते हैं। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है, ताकि तितलियों की कम होती संख्या को रोका जा सके। तो तितलियों के संरक्षण के लिए 2 केंद्र हैं, एक लखनऊ में और एक कानपुर में। तितलियां जो होती हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि फूलों के परागण और बीजों के अंकुरण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसलिए यहाँ पे इनका संरक्षण करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में फूलों इत्यादि के जो संकरण है, विस्तार है, उनमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मथुरा एवं वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र भी आपको स्थापित किए गए हैं। मगरमच्छ घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, और
कछुओं के विस्तार के लिए कछुआ पुनर्वास योजना का संचालन गंगा नदी के क्षेत्रों में किया जा रहा है। इको डेवलपमेंट योजना के तहत संरक्षित वनों के निकट वन उपज को विकसित करने की भी यहां पर योजना थी। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन जीव प्राणियों पक्षियों को लेकर जो भी डेटा है, योजनाएं हैं, संरक्षण है, कार्य हैं, क्षेत्र हैं, अन्य जो भी प्रोग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए। ये सारे के सारे आपके उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य। अब यहाँ पे अन्य जो डेटा है लास्ट में हम देख लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पहले देख लेते हैं पक्षी वन्य जीव विहार, फिर उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, रामसर आर्द्रभूमि स्थल, और उसके बाद फिर कुछ पर्यटन के रूप में जो पर्यावरण एनवायरमेंटल को विकसित किया जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कौन कौन से पक्षी विहार हैं? पहला है शहीद चंद्रशेखर आजाद। देखिए इसका नाम बदला गया है, पहले इसे हम जानते थे नवाबगंज पक्षी विहार, तो कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि नवाबगंज पक्षी विहार को नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, और पुराने समय से कहते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। स्थापना हुई थी 1984 में, उन्नाव जनपद में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है करीब 2.25 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, जो 1987 में स्थापित किया गया रायबरेली में, और इसका 7.99 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तीसरा है लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार, 1988 में स्थापित किया गया कन्नौज में, इसका एरिया है 80.29 वर्ग किलोमीटर। चौथा है आपका ओखला पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि 1990 में गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया, करीब 4 किलोमीटर के एरियाज में। पांचवा यहां पर है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि आपको 1990 में संत कबीर नगर में स्थापित किया गया, जो 28.44 यहां पे वर्ग किलोमीटर एरिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य पक्षी विहार आपको 1990 में संत कबीर नगर में स्थापित किया गया, जो कि 28.44 वर्ग किलोमीटर में है। इसी तरीके से सेखा झील वन्यजीव विहार, ये आपको 2016 में स्थापित किया गया, और अलीगढ़ में करीब 0.40 वर्ग किलोमीटर में। समान पक्षी विहार 1990 में आपको मैनपुरी में स्थापित किया गया, करीब 5.26 वर्ग किलोमीटर में। जयप्रकाश नारायण, देखिए इसका भी नाम बदला गया है, ठीक है, एक और यहाँ पे पक्षी विहार का नाम बदला गया है। पहले इसे हम जानते थे सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार, नया नाम हो गया इसका जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार। 1991 में स्थापित किया गया बलिया जिले में, जिसका एरिया जो है करीब 34.32 वर्ग किलोमीटर का है। सुर सरोवर पक्षी विहार जो होता है, इसे 1991 में आगरा इटावा के क्षेत्र में स्थापित किया गया 4 वर्ग किलोमीटर में। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार 1990 में गोंडा में 10.84 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर विस्तारित है ये। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार 1990 में महोबा में स्थापित किया गया, और इसका जो टोटल एरिया है वो करीब आपको 2.62 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार देखा जाए तो 1990 में एटा में स्थापित किया गया, करीब 1.09 किलोमीटर। पटना है तो इसका मतलब बिहार मत सोचिएगा, पटना आपका क्षेत्र है जो कि एटा में पड़ता है। इसके अलावा सांडी पक्षी वन्यजीव विहार 1990 में हरदोई में स्थापित किया गया, और करीब 3.09 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत आता है। कुछ अन्य तथ्य हैं इसमें, जैसे कि सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो नाम है आपका लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार है, ठीक है, लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार है, जो कि आपको देखा जाए तो करीब आपको 80.24 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है विहार जो है शेखा पक्षी वन्यजीव विहार है, जो सिर्फ आपको 0.40 वर्ग किलोमीटर एरिया में डेवलप है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो 2073 वर्ग किलोमीटर में है, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार यूपी का है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो करीब 5.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसी तरह सबसे नया पक्षी वन्यजीव विहार शेखा झील वन्यजीव विहार है, जो 2016 में शामिल किया गया। तो इस तरीके सबसे नया, पुराना, बड़ा, छोटे भी क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, तो वो भी हमें पढ़ लिया। अब इसके बाद पक्षी वन्यजीव विहार तो हो गया, दूसरा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है आपके उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कौन से हैं। तो इसमें 4 चीजें हमें 4 से 5 चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो वन्यजीव विहार कौन सा है, दूसरा कब स्थापित किया गया, एरिया कितना है, किस जिले में है, और कौन कौन से जीवों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, 1957 में इसे स्थापित किया गया, करीब 778 वर्ग किलोमीटर में है, चंदौली जिले में स्थापित है,
और जो प्रमुख वन्यजीव यहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं उसमें है आपका चिंकारा, भालू, सांभर और तेंदुआ। दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार। इसे स्थापित किया गया 1972 में। टोटल इसका एरिया है 227 वर्ग किलोमीटर का और जिला है लखीमपुर खीरी। जीव जो यहाँ पे संरक्षित किए जा रहे हैं उसमें चीता है, तेंदुआ और हिरण है। तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, 1976 में स्थापित किया गया, करीब 400.09 वर्ग किलोमीटर में और बहराइच जिले में है, जिसमें दुर्लभ मैदानी जीवों को संरक्षित किया जाता है। जबकि रानीपुर वन्यजीव विहार को 1970 में स्थापित किया, करीब 230.31 वर्ग किलोमीटर बांदा जिले में विभिन्न प्राणियों के संरक्षण के लिए। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1970 में करीब 5.41 वर्ग किलोमीटर एरिया में डेवलप किया गया ललितपुर में, और यहाँ पे बंदर और अन्य मोर को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। छठा है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थापित किया गया 1979 में और यहाँ पर 635 वर्ग किलोमीटर के एरिया है। आगरा और इटावा का यहाँ पे सम्मिलित जिला है, इसके मतलब सम्मिलित क्षेत्र आता है इसमें, और घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन जैसे जीवों को इसमें संरक्षित किया जा रहा है। सातवां यहाँ पे है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1982 में 500.73 वर्ग किलोमीटर में मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलों को मिलाकर इसे एक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा और काला हिरण जैसे आपके जीवों को संरक्षण स्थल के रूप में इसे देखा गया है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में से स्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो 2073 वर्ग किलोमीटर एरिया में डेवलप है। ये कई सारे जिलों में फैला हुआ है, जिसमें आपको मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा जैसे क्षेत्र आते हैं। इसमें लकड़बग्घा, सुहागी बरवा जो होता है वन्यजीव अभ्यारण्य आपको 1987 में 428.20 वर्ग किलोमीटर एरिया में महाराजगंज में इसे स्थापित किया गया है, जिसमें चीतल और शेर यहां पर हैं। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में ही 452.47 वर्ग किलोमीटर में बालरामपुर में चीतल और शेरों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। और 11वां इसमें है कछुआ वन्यजीव विहार, 1989 में सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर एरिया है और वाराणसी में से स्थापित किया गया, जो कि आपका कछुओं के संरक्षण के लिए डेवलप किया गया। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के जो 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 14 आपके पक्षी वन्यजीव विहार हैं वो हमने देख लिए। उनसे रिलेटेड तथ्य, घटनाएं जो कि कब समय में स्थापित किए गए, किस जिले में है, एरिया क्या है और कौन से जीवों का संरक्षण है, कुछ भी पूछा जाएगा। इससे अतिरिक्त यहाँ पर वन्यजीव विहार और पक्षी विहारों को लेकर क्वेश्चन बनता नहीं है। पूछा जाएगा तो कुछ भी है, कब स्थापित किया गया, एरिया क्या है, सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, या कौन से जीवों के संरक्षण के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके रामसर स्थल में शामिल आपकी आर्द्रभूमि कौन सी है, वेटलैंड्स एरिया कौन कौन से हैं। तो देखिए अब तक 8 वेटलैंड होते हैं यूपी के सम्मिलित हैं आपके रामसर सूची में। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, 2019 में उन्नाव में है ये। दूसरा है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, 2019 में भी इसे भी शामिल किया गया, गोंडा में। तीसरा है समान पक्षी विहार, 2019 में मैनपुरी में है यहाँ पर। समसपुर पक्षी विहार 2019 रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार 2019 हरदोई में। और सरसई नवाब झील आपकी 2019 में इटावा में। तो 6 स्थल 2019 में रामसर सूची में सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। उसके बाद 7वां जो होता है सूर सरोवर पक्षी विहार 2020 में आगरा में यहाँ पे सम्मिलित किया गया। और सबसे पुराना जो है ऊपरी गंगा नदी को 2005 में बुलंदशहर में ये स्थित है, इसे सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूपी के 8 हैं। सबसे पुराना आपका ऊपरी गंगा नदी वेटलैंड स्थल है और सबसे नया आपका सुर सरोवर पक्षी विहार, जिसे 2020 में शामिल किया गया, आगरा में है। जबकि एक साथ 6 स्थलों को शामिल किया गया था 2019 में। टोटल आपके 8 हैं। तो ये तो हो गए आपके वेटलैंड एरिया। अब एट द लास्ट जाते जाते आपके लिए कुछ उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति से संबंधित जो प्रमुख परिपथ आपको विकसित किए गए हैं उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको वन्यजीव पर्यावरण परिपथ एक डेवलप किया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा। वन्यजीव पर्यावरण जो परिपथ है ये आपको इसमें 3 स्थलों को या 3 विहारों को या राष्ट्रीय उद्यानों को और बाघ अभ्यारण्य को, 3 चीजें इसमें। तो पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सम्मिलित किया गया है, जो लखीमपुर खीरी जिले में है आपका। और इसमें बारहसिंगा, चीतल, शेर, गैंडा, बाघ, हाथी, भालू, सांभर, पांडा, अजगर, मगरमच्छ जैसे जीव पाए जाते हैं। इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीव पर्यावरण परिपथ में सम्मिलित किया है।
दूसरा जिसे सम्मिलित किया गया वो है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बहराइच जिले में है और बाघ, हिरन और सांभर जैसे जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित है। और तीसरा है पीलीभीत बाघ अभयारण्य, जो कि पीलीभीत और लखीमपुर, बहराइच जैसे जिलों में यहां पर विस्तारित है बाघ अभयारण्य के लिए। तो ये तीनों ही स्थल, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के अंतर्गत वन्यजीव पर्यावरण परिपथ में 3 स्थलों को सम्मिलित किया गया है: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और पीलीभीत बाघ अभयारण्य। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई अन्य परिपथ भी यहां पर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है आपका बौद्ध परिपथ। बौद्ध परिपथ में यूपी के ऐसे क्षेत्रों को जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, चाहे वो बौद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं हों या उनका जीवन यापन या उपदेश या ज्ञान प्राप्ति, ऐसे सभी स्थलों को आप इसमें देख सकते हैं। बौद्ध परिपथ में कौशाम्बी, कपिलवस्तु, सकिनसा यानी फर्रुखाबाद में जो स्थित है, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, जो भी गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल है उसे बौद्ध परिपथ के रूप में पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। दूसरा है ब्रज परिपथ। ब्रज परिपथ में आगरा को ताजमहल के लिए, जबकि वृंदावन को श्री कृष्ण लीला से संबंधित मंदिरों के लिए और मथुरा जो होता है श्री कृष्ण की जन्मस्थली के तौर पे ब्रज परिपथ को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरीके से कृष्ण परिपथ भी विकसित किया जा रहा है, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण से संबंधित जो भी आपके उनके स्थल रहे हैं उनको लेकर यहां पर एक पर्यटन विकसित किया जाएगा। इसमें गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, बलदेव और नंदगांव जैसे स्थलों को सम्मिलित किया गया है। चौथा इसमें रामायण परिपथ। रामायण परिपथ में देखा जाए तो अयोध्या, चित्रकूट, सिंगापुर, जनकपुर, जो कि नेपाल में स्थित है। कहने का मतलब कि श्री राम से रिलेटेड आपको जो भी स्थल हैं उनकी जीवन शैली को लेकर, उनके वनवास की स्थितियों को लेकर, जो भी यहाँ पर घटनाएं रही हैं, जहां जहां भी हुई हैं यूपी से रिलेटेड, उन स्थलों को रामायण परिपथ में डेवलप किया गया है। इसी तरह से बुंदेलखंड परिपथ भी बनाया गया है पर्यटन के लिए, जो महोबा में आल्हा उदल से रिलेटेड है, महोबा को सम्मिलित किया गया है। कालिंजर को सम्मिलित किया गया, जो कि रणनीतिक कह सकते हैं एक किला था, जिसको जीतने के लिए आप मुगल कालीन कई सारे युद्धों को देख सकते हैं उससे पहले भी। इसके अलावा चित्रकूट को सम्मिलित किया गया, जो श्री राम का वनवास स्थल था, और बिठूर को, जो कि 1857 की क्रांति संबंधित है। इन सभी को आपको बुंदेलखंड परिपथ में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद विंध्य और वाराणसी परिपथ सम्मिलित है। तो विंध्य वाराणसी परिपथ में यहां पर देखिए तो विंध्याचल है, जो कि धार्मिक विंध्यवासिनी देवी का स्थल है। वाराणसी भी काशी विश्वनाथ मंदिर है, धार्मिक तौर पे इसे चुना गया है। और चुनार जो है किले को रणनीतिक स्थल के तौर पे यहां पे चुना गया है। इसके बाद आता है अवध परिपथ। अवध परिपथ में नैमिषारण्य को चुना गया है, जो कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही है। इसके अलावा अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि के तौर पे, साथ ही अयोध्या को फैजाबाद को यहाँ पर आप देखा जाए तो मुगल नवाबों के लिए, और देवा शरीफ को आपको मगध के लिए यहाँ पर आपको मजार के लिए, यहाँ पर देवा शरीफ के मजार है वहां पे, तो उन सभी चीजों को आपको अवध परिपथ में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आता है जैन परिपथ। जैन परिपथ में देखा जाए अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कांकड़ी, जो कि जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थल रहे हैं, उन्हें सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त महोबा, जहां पर गोखर पहाड़ में की चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं, उसे सम्मिलित किया गया है। और देवगढ़, जहां पर प्राचीन जैन मूर्तियां और शिल्प कलाएं पाई जाती हैं, उसे इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है सूफी परिपथ। सूफी परिपथ में देखा जाए तो रायबरेली है, जहां पे मलिक मोहम्मद जायसी का से रिलेटेड। आगरा सिया संत काजी नूरुल्लाह की मजार है। फतेहपुर सीकरी, जहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और मकबरा है। देवा शरीफ, जहां पे हाजी वारिश अली शाह का मजार है। बहराइच, जो कि सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। किछोछा, जो कि अंबेडकर नगर में पड़ता है, सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह। और लहर तारा ताराब, जो कि कबीर का जन्म स्थल के तौर पे वाराणसी में स्थित है। और मगहर संत कबीर नगर में संत कबीर की आपकी कह सकते हैं समाधि स्थल है। तो ये सारी चीजें आपको सूफी परिपथ के अंतर्गत यहाँ पे डेवलप की गई हैं। तो टोटल मिला के 10 परिपथ हैं पर्यटन के लिहाज से, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें विकसित किए गई हैं, जिसमें कुछ एनवायरमेंटल हैं, कुछ रणनीतिक हैं, कुछ धार्मिक हैं, कुछ अन्य चीजों को लेकर हैं।
तो ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही यूपी से रिलेटेड जो भी घटनाएं रही हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारी चीज हमने यहाँ पर पढ़ ली है। इनका रिवीजन करिएगा। आपके यूपी बेस्ड जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी कंप्लीट हो गए हैं। यूपी का इतिहास हो गया, कला एवं संस्कृति हो गई, भूगोल हो गया, एनवायरमेंट हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई, और साथ ही साथ आपका पर्यावरण भी यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यहाँ पर साइंस बेस्ड ऐसा कुछ होता नहीं है स्पेशली, तो यहाँ पर इनका ऐसा कुछ है नहीं। साइंस आपका यूनिवर्सल है जो भी है, तो वो आपने जनरल साइंस में पढ़ी ली है। तो ये हो गया आपका टॉपिक यूपी स्पेशल समाप्त। एक चीज आपको इसमें और बचती है, वो है उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना का टॉपिक है वो आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा आपके चैनल पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा समझाना कुछ है नहीं। तो ऑलरेडी उसका एक वीडियो बना हुआ है, वो आपके को अपलोड करके आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा, उसको आपको देख लेना है। बाकी अब आपका जो भी शेष बचा रह गया, यूपी स्पेशल भी आपका कंप्लीट हो गया है, एक टॉप वीडियो है वो भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा। अब आपका जो भी शेष रह गया होगा, जैसे जनरल हिंदी अभी आपकी चल रही है और रीजनिंग आपकी होगी, उनको कंप्लीट कर लेना है। टारगेट जैसे मैंने कहा था 20 तारीख तक इसे फिनिश कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल मेरा काम यहाँ पे आपका फिनिश कर दिया गया है। बीच में मैं आपको जैसे ही बाकी टॉपिक खत्म होगा, बीच में आपको एक दिन लाइव जरूर आऊंगा, जहाँ पे सारे कोर्सेज का एक तरीके से ब्यूरो दे दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आपकी अगर कोई समस्या होगी तो वो भी सुन ली जाएगी। तब तक के लिए मेरी यहाँ पर ये अंतिम आपकी लाइव क्लास है। एक दो आपके रिकॉर्डेड वीडियो में दे दिए जाएंगे। हाँ, एक क्लास आपको मैं और ले लूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जो भी आपको हो सकता है संडे या मंडे तक, आपकी कंप्यूटर रिलेटेड की क्लास, क्योंकि कंप्यूटर के साइंस से रिलेटेड जनरल कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो उसका एक वीडियो में आपको और भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। लेकिन यूपीएससी से रिलेटेड आपका जो डेटा है उसको, तो ये सारा कुछ मोस्टली आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जितना समय बचा है ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें आप पढ़ने के लिए, जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं, और स्टडी निरंतर करते रहिए। थैंक यू सो मच।